कल के दिन अपन कहाँ रुके थे? वेलोसिटी के ऊपर। कल के दिन अपन ने स्पीड डिफाइन किया था, वेलोसिटी डिफाइन किया था, उनको समझ के लिया था, और एक तरह का मोशन देखा था, दैट वाज यूनिफॉर्म मोशन। फिर से एक बार इस स्पीड को क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग तरीके के स्पीड। कैसे कैसे स्पीड? स्पीड ये टोटल 3 से 4 तरीके के होंगे। कौन कौन से? जो स्पीड है वो या तो यूनिफॉर्म स्पीड होगा, कोई पार्टिकल या फिर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, मतलब मोशन यूनिफॉर्म है उसका, मतलब वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस, पाथ लेंथ, वो पार्टिकल या फिर बॉडी जो पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो सेम टाइम इंटरवल में सेम ट्रेवल कर रही है, सेम डिस्टेंस या फिर सेम पाथ लेंथ। यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी? जब सेम डिस्टेंस, same distance in same time interval, इस तरह का जो स्पीड होगा that will be termed as uniform speed. Next type of speed is non-uniform speed. Non-uniform speed same time interval में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम इंटरवल सेम। अगर मैं इस केस की बात करूं तो 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। पर कभी अगर ऐसा हुआ कि 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 8 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 3 मीटर, मतलब ये सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है क्या? दिस विल बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज non-uniform speed will be different path length traveled, different distance in same time interval। सेम टाइम इंटरवल में अगर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम वैरिंग स्पीड भी बोल सकते हैं। स्पीड हा वैरी करतोय, वैरिंग स्पीड, ये वैरिंग स्पीड है। वो 2-3 लड़की, अब कौन सी वो बड़बड़ चालू है, तुमको भगा दूंगा पर क्या पागल है तुम? ये स्पीड वैरी कर रही है, एवरेज स्पीड। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि बीच में स्पीड कितनी कम हुई थी कितनी ज्यादा। अगर मैं ये बोलूं कि टोटल टाइम में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है तो वही एवरेज स्पीड होगा। एवरेज स्पीड क्या है? रेशियो, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, the ratio of total distance with total time will be termed as average speed। अभी थोड़ा ध्यान दोगे, अगर मैं बोलता हूं कि एवरेज स्पीड तो ये टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इसके लिए नोटेशन यूज कर रहा हूं वी एवरेज, और ये स्पीड लिख रहा हूं क्योंकि आगे डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में जो हम एवरेज वेलोसिटी लेने वाले उसके लिए भी सेम नोटेशन रहेगा, तो ये समझना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अगर मैं डी लिख दो या फिर एस लिख दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये होगा एवरेज स्पीड। यहां से पंढरपुर से निकले और नगर गए, अहिल्यानगर, कितना? 100 किलोमीटर, कितना टाइम लगा? 2 घंटा। तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी होगी? 100 किलोमीटर है नगर, या 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए मुझे टोटल
2 आवर्स लगे तो मैं कितनी स्पीड से गया होऊंगा? 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यहां से जब मैंने गाड़ी चालू की तो 50 किलोमीटर पर आवर और वहां तक मेरी स्पीड कांस्टेंट थी। पक्का? ऐसा नहीं होगा। हो सकता है मेरी स्पीड कभी 100 हो गई थी, कभी 110 हो गई थी, कभी बीच में मैं रुक के चाय पीने लग गया तो 0 भी तो हो गई थी, बराबर ना? तो ये मैंने देखा कि भाई 2 घंटे लगे थे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, तो ये स्पीड हो गई एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मैं कभी बोल देता हूं कि मुझे स्पीड चाहिए किसी इंस्टेंट पर, उस वक्त, जैसे कि अगर मैं 10 बजे निकला और 12 बजे नगर पहुंचा तो मुझे टोटल 2 घंटे लग रहे हैं, है ना? मैंने बोला कि मेरी एवरेज स्पीड इतनी थी 50 किलोमीटर पर आवर, पर मैंने बोला कि एग्जैक्टली 11:15 10 सेकंड पर, 10 सेकंड लिख के 12 को लिखता है, 10 सेकंड पर इतना, इस वक्त मेरी स्पीड कितनी? तो ऐसे स्पीड को बोला जाएगा इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इट विल बी टर्म्ड एज इंस्टैन्टेनियस स्पीड। स्पीड किसी स्पेसिफिक टाइम पर, स्पीड किसी वक्त, उस वक्त स्पीड कितनी रही होगी। ये जो इंस्टैन्टेनियस स्पीड है, वी इंस्टैन्टेनियस, वी इंस्टैन्टेनियस। अब सोचिए देखो, जब मैं स्पीड बोल रहा हूं तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ कितने टाइम में। तो अब अगर मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली इतने टाइम पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हमने बोला एक काम करेंगे, 11:15 10 सेकंड और 11:15 11 सेकंड, 11 सेकंड में नहीं, 10 पॉइंट समथिंग सेकंड्स, मतलब 0.0000001 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा मैंने? कुछ तो किया होगा ना, यहां ध्यान दोगे। अब अगर मैं यहां से ऐसे निकल रहा हूं, यहां से, और यहां से यहां जाने में मुझे 1 सेकंड लग रहे हैं, तो इसका आधा डिस्टेंस आधे सेकंड लग रहे होंगे, उसका भी आधा, उससे भी कम, उससे भी आधा, उससे कम। अगर मुझे इतना, ये 1 फीट का डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 सेकंड लग रहे हैं, तो 0.000000001 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा? बहुत छोटा सा, है ना? बहुत छोटा सा डिस्टेंस, कितना? शायद 0.0000001 मीटर। ये समझ में आ रहा है ना? तो उस केस में अगर मैं ये बोलता हूं ये वाला टाइम और ये वाला टाइम लगभग लगभग एक ही है क्या? अरे 1 सेकंड भी नहीं बोला, वो तो मैंने 1 सेकंड आगे का ले लिया, उससे भी कम वो डिस्टेंस है। मतलब वो टाइम डिफरेंस जो है, टाइम इंटरवल, वो बहुत छोटा है। और बहुत छोटे से टाइम इंटरवल को dt लिख सकता हूं क्या? बहुत छोटा सा टाइम dt, और बहुत छोटे से टाइम में बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, बहुत छोटा सा डिस्टेंस होगा ds। होगा क्या? बहुत छोटे से टाइम में बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया तो मुझे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी मिलेगी। क्या इस बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है? और यही तो डेरिवेटिव है, यही तो डेरिवेटिव है डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब s, कभी कभी बुक्स के अंदर x भी लिख देता है डिस्टेंस के लिए, तो एस एक्स, या फिर इन शॉर्ट डिस्टेंस अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा क्या? डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव मी वेलोसिटी, और ये जो वेलोसिटी होगी वो होगा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी v इंस्टैन्टेनियस इक्वल्स टू ds बाय dt। अब समझ के लो, ये जो v इंस्टैन्टेनियस है दैट इज आल्सो इक्वल टू ds बाय dt। ds बाय dt ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और डेरिवेटिव का मतलब स्लोप भी होता है क्या? तो ये स्लोप है। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी अगर मैं ग्राफ के टर्म्स में जाऊं तो ये स्लोप है। स्लोप ऑफ किसका? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर कर्व। डिस्टेंस अगर मुझे ग्राफ के टर्म्स में देख रखा है तो डिस्टेंस टाइम का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब यही होगा क्या?
एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट किया होगा? एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट किया होगा? टाइम। एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस एक्स या फिर एस, और जो भी कर्व आया होगा उस कर्व का जो स्लोप है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। यहां तक क्लियर है? ये इतना ले लो, 12 सा 1.25 लाख। हाँ हाँ, नीट जेडबल दोनों। तुम्हारा पेपर सोमवार ही है, बताया ना? ये चारों बातें समझ में आ रही है ना? स्पीड ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो जो चश्मे वाली कोपरे वाली ताई है ना, हाँ तो इकड़े इधर बैठ, चल जल्दी। मैं पूछ थोड़ी रहा हूँ, उठ जल्दी। क्या बोल रही हो? घर का है क्या तेरे? इधर ही बैठती, उठ जल्दी। ओए, डब्बा फेंक के मारूंगा ऐसे। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और बड़बड़ नहीं करने का। झालंय का? इसका ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो पहला लेक्चर था ना, उसको मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था देखो, फिर उसको लैपटॉप पे रखा मैंने। कल फिर दूसरा लेक्चर था, उसको रिकॉर्ड किया, लेकर के गया, और पिछला एक लेक्चर था अपना वेक्टर्स का, वो भी मैंने लैपटॉप पे रखा था, तो मुझे पिछला लेक्चर डिलीट करना था, मैंने पहला लेक्चर डिलीट कर दिया। और डिलीट भी किया तो परमानेंट डिलीट किया। और फिर डिलीट करने के बाद लगेच मुझे ऐसा लगा यार मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी, पर कर क्या सकते थे। फिर मैं मस्त पैकी गया, एक चाय पी करके आया। फिर मैं जान दो चिल रहा हूँ, जो चला गया उसके बारे में क्या ही सोचे अब। चलो जल्दी ले लोगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी होगी तो डेरिवेटिव v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ds बाय dt। झालंय का? आता झालंय का? आता झालंय का?
स्पीड का तीसरा क्लासिफिकेशन, चौथा टाइप इंस्टेंटेनियस। हटा दूं? यहां ध्यान दोगे? ये वाला इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। फिर से एक बार, जो स्पीड एवरेज होगी, एवरेज स्पीड विल बी, ये जो एवरेज स्पीड है उसको लिख रहा हूं, ये वाला एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड वी एवरेज विल बी टोटल डिस्टेंस, जितना भी होगा अपॉन में टोटल टाइम। मुझे बताओगे अगर पार्टिकल का कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या, फाइनल पोजीशन s2 माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन s1 अपॉन में फाइनल टाइम t2 माइनस इनिशियल टाइम t1। एवरेज स्पीड ऐसे भी तो निकाली जा सकती है। ये डिस्टेंस ही ट्रेवल है ना, और ये टाइम इंटरवल ही है, टोटल टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। या फिर इसी बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा एस या फिर एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में डेल्टा टी हो सकता है ना। ये हो गया एवरेज। और इंस्टेंटेनियस वाली वैल्यू v इंस्टेंटेनियस स्पीड है, दैट इज ds by dt। ds by dt is a derivative of distance with respect to time। डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व, राइट। इसको मैं ऐसा लिखूं क्या, ये वाला dt इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ds विल बी इक्वल्स टू v, और ये इंस्टेंटेनियस v इंस्टेंटेनियस इंटू dt लिख सकता हूं ना। अब मैं यहां इंटीग्रेट कर रहा हूं, मींस बोथ साइड इंटीग्रेट कर दे रहा हूं। ये इंटीग्रेट करूंगा तो ds का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, dx का इंटीग्रेशन क्या, लॉग वालों बंदूक होती तो मैं गोली मार देता तुमको। इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब यहां पर 1 है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज, अरे देवा कसं व्हायचं फॉर्म्युले, इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, dx का इंटीग्रेशन x, और यहां पर अगर लिमिट लग जाएगा तो ये c की जरूरत नहीं है, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, तो ds का इंटीग्रेशन s, ds का इंटीग्रेशन s, और अगर लिमिट होता तो इसके अंदर अपन लिमिट पुट करते थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt। ये जो v है ये इंस्टेंटेनियस वाला है, बराबर। तो इस हिसाब से अगर v t के टर्म्स में देके रखा है, अगर v इज फंक्शन ऑफ t, तो उसको इंटीग्रेट करके मैं डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकता हूं क्या। ये समझ में आ रहा है क्या? अरे यार, हा फाइनल इक्वेशन असाच दिलाय का, s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यही मिल रहा है अपने को, v जो कि इंस्टेंटेनियस वाली वैल्यू है इंटू dt, v dt। v अगर t के साथ चेंज हो रहा है, मुझे अगर ऐसा बोल दिया कि v इज फंक्शन ऑफ t मींस 2t का स्क्वायर प्लस ऑफ 5t प्लस ऑफ 6, तो ये v t के साथ चेंज हो रहा है ना, तो इसको इंटीग्रेट मैं t के साथ ही करूंगा ना, तो ये वाली वैल्यू v की जगह पर लिख दूंगा और फिर उसका इंटीग्रेशन करूंगा। इसको यही बात बोल रहा हूं ना, v इज फंक्शन ऑफ t, v किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर, तो v इज फंक्शन ऑफ t, and if v is function of t then integration of v dt gives me distance। integration of speed time will give me distance, या फिर distance is also equals to integration का geometrical meaning, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज नथिंग बट एरिया अंडर, एरिया अंडर कौन सा कर्व, v क्या है, स्पीड, स्पीड टाइम कर्व, स्पीड टाइम के नीचे का जो कर्व होगा उसका एरिया मुझे डिस्टेंस देगा। अगर मुझे कोई कर्व दे रखा है, कोई ग्राफ दे रखा है जहां पर x एक्सिस पर टाइम है और y एक्सिस पर स्पीड v प्लॉट कर रखा है, और वो कर्व क्या ही दे दो, ये वाला ले लो,
तो इस कर्व के नीचे का जो एरिया है वो मुझे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा। कहते का उसी के अंदर ले लोगे इसको भी आगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर ही। ये सब छोटी छोटी बातें ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझ में आना चाहिए। मैथमेटिकल टूल्स ऐसे ही थोड़ी पढ़ाया जाता है। ये वाला इंस्टेंटेनियस है। अरे यार बड़ा ढीठ है। स्पीड टाइम ग्राफ का सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देगा, और स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्टेंस देगा। बाकी हमको पता है कि कर्व के ये वाला जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव, उसके नीचे का एरिया नेगेटिव। लेकिन किस केस में? जब हम कोई वेक्टर क्वांटिटी निकाल रहे होंगे तब, क्योंकि नेगेटिव तो सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं एरिया के टर्म्स में, तो एरिया तो हमेशा चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये वाला एरिया लगे इसी के पास लिख के रखो। इन दिस केस एरिया विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ये एरिया पॉजिटिव रहेगा। झालंय का? हटा दूं? अब हटा दूं? चलो नेक्स्ट टर्म ले लोगे वेलोसिटी। हमने इसके पहले वेलोसिटी पढ़ा था। वेलोसिटी का कैसे डिफाइन किया था? वेलोसिटी वाज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये जो वेलोसिटी है ये भी चार तरीके की होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मींस वेरी करने वाली, एवरेज वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बहुत जल्दी जल्दी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी? वो वेलोसिटी जो कांस्टेंट है। इस केस में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। ये वेलोसिटी है। पिछली बार हमने स्पीड पढ़ा था। वेलोसिटी और स्पीड में फर्क है। स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट है। इन दिस टर्म डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में सेम हो रहा है। सेम टाइम इंटरवल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम इंटरवल। सेम टाइम में अगर सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी को हम
वैरिंग वेलोसिटी भी बोलेंगे। वैरिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जो वेलोसिटी है दैट इज नॉट कांस्टेंट, मतलब सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स इन सेम टाइम इंटरवल। सेम टाइम इंटरवल में अगर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी बार बार बदल रही है, वैरी कर रही है, वैरिंग वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। टोटल टाइम में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो वेलोसिटी है, हम एवरेज की बात कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस बात को ऐसे लिखो, वी एवरेज, सेम नोटेशन, वी एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट को फिर से ऐसे लिख रहा हूं, अपॉन में टोटल टाइम टी होगा। या फिर इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इसी को डेल्टा एस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल, डेल्टा टी भी बोल सकता हूं। और इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी का मतलब उस स्पेसिफिक टाइम पर, उस वक्त, लिखता है वक्त, ये वो दरवाजा लगा दो, बड़बड़ कर रहा हूं, उस वक्त वाली वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम, उस वक्त वाली, उस वक्त वाली इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। ये जो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी होगी ये फिर से बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ds बाई dt, v instantaneous equals to ds by dt। now v instantaneous equals to ds by dt, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पिछली बार भी डेरिवेटिव था जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहे थे, पर वो डेरिवेटिव किसका था, डिस्टेंस का। इस बार डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। वो अगर टी के टर्म्स में आया और टी की वैल्यू हम अगर पुट करते हैं तो उस टाइम का मुझे वेलोसिटी मिलेगा, ds बाई डी टी। और ds बाई डी टी को मैं स्लोप भी तो बोल सकता हूं, स्लोप ऑफ किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व। ले लो इतना। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको एक डायरेक्शन होगा, है ना। ज्यादातर हम हमारे क्वेश्चंस में वो वाली वेलोसिटी जो इस तरफ राइट की तरफ जा रही है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और वो वाली वेलोसिटी जो लेफ्ट की तरफ है उसको नेगेटिव। अपवर्ड वेलोसिटी विल बी ट्रीटेड एज डाउनवर्ड वेलोसिटी नेगेटिव। ये कोई फिक्स साइन कन्वेंशन नहीं है, अपने हिसाब से हम कोई भी साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स यही फॉलो करते हैं, तो हम भी उन्हीं को फॉलो करेंगे। ये उनका कैसे
चला आले काय पर्यंत. झालंय का. चलो आगे बढ़े. यार तुम जल्दी जल्दी करो ना. तुमको बैच चालू होते हुए बोला था कि दोनों हाथों से लिखने की आदत डालो. मैंने सुना तुम लोगों के घर पे पूरन पोली बनाई है आज. कन्हैया. चलो झालंय का. हटा दो. हाँ भाई ध्यान ध्यान रखिएगा. जो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी है v इंस्टंटेनियस दैट इज इक्वल्स टू ds by dt. ds by dt इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डेरिवेटिव का मतलब स्लोप. स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व. अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसा लिख दूं, ds को सब्जेक्ट बना दो, ds इक्वल्स टू v इंस्टंटेनियस, ये वेलोसिटी वाला है, v इंस्टंटेनियस इनटू dt. अब अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा तो उस केस में अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे ds मिलेगा. ds का इंटीग्रेशन s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt. ये v टाइम का फंक्शन है, इंटीग्रेट करेंगे लिमिट लगा करके लोअर लिमिट अपर लिमिट. तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt. और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया. यहां पर एरिया, एरिया अंडर एरिया अंडर, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट. कैसे आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो खुद मिल रहा है. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व. वेलोसिटी टाइम कर्व के नीचे का जो एरिया होगा बाउंडेड विथ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर यहां पर टाइम है, टाइम के साथ जो भी एरिया बाउंड होगा उसको वो एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला ऐसा कुछ एक हमको कर्व दे के रखा है, इस तरफ है टाइम और इस तरफ है वेलोसिटी. वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. तो उस केस में जो कर्व है वो कुछ इस तरीके का, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये वेलोसिटी टाइम कर्व है. और वेलोसिटी टाइम कर्व के नीचे का एरिया बाउंडेड बाय टी एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस. मतलब ये इतना एरिया, ये वाला एरिया, इस पूरे एरिया को मैं A1 बोल रहा हूं और ये वाला एरिया इसको बोल रहा हूं A2. तो A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 मुझे टोटल
डिस्टेंस देगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये वाला एरिया A1 ये पॉजिटिव रखोगे, और A2 नीचे वाला, इस कर्व के नीचे का वाला एरिया ये होगा नेगेटिव। A1 माइनस A2 हमको दे देगा डिस्प्लेसमेंट। अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा। आया लक्षात? गेहूं का ये भी। आ गए यहां तक? हटा दो। कुछ नोट पॉइंट्स ऐड करोगे इसी के अंदर? पॉइंट नंबर 1 लोगे। अगर कभी ऐसा हुआ कि जो वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब वेलोसिटी टी के साथ चेंज हो रहा है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर कभी ऐसा हुआ, इफ वेलोसिटी, वेलोसिटी v से डिनोट कर रहे हैं, इफ वेलोसिटी v इज फंक्शन ऑफ टाइम t, तो उस केस में देन जो एवरेज वेलोसिटी होगी, देन एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt ये टोटल टाइम इंटरवल है, और यहां पर v dt तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हुआ ना, ये मिला अपने को एवरेज वेलोसिटी। ये समझ में आ रहा है? निकलता है ना। दूसरा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम का फंक्शन नहीं, डिस्टेंस का फंक्शन है। हम बोल रहे हैं कि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज होगा, लेकिन अगर पार्टिकल मोशन में है तो उसको हम डिस्टेंस के साथ भी तो रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो जैसे जैसे उसका डिस्टेंस चेंज हुआ है वैसे वैसे शायद उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। मतलब इस बार जो वेलोसिटी का रिलेशन है वो डिस्टेंस x के साथ या फिर s के साथ दे दिया है, टाइम के साथ नहीं दिया। तो अगर कभी ऐसा हुआ, दूसरी बात, इफ वेलोसिटी
if velocity is function of distance, और डिस्टेंस को एस लिखूं क्या, देन जो एवरेज वेलोसिटी होगी, जो एवरेज वेलोसिटी है, दैट विल बी v average will be equals to integration of v ds into integration of upon में integration of dt, यही होना चाहिए। ये उल्टा का, अरे सॉरी, ये वाला ds dt होगा ना, ds टोटल डिस्टेंस, ये वाला ये ds रहेगा। और तीसरा नोट पॉइंट ऐड करोगे, जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। ऐसा क्यों? एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम कैंसल, और हमको पता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ये उल्टा कैसा? और बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होगा, है ना, उसका कोई डायरेक्शन में नहीं मिलेगा आपने को। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि v इंस्टेंटेनियस स्पीड ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगा। चला झालाय का? झालाय का? हटा दो। हाँ, चलो ये करके दिखाओ। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन लिखोगे नहीं, मैं बाद में शेयर कर दूंगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे। कंसेप्ट को यूज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से सोचो, समझो और आंसर बताओ। ये विजिबल है ना, रीडेबल है ना? आया। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल ओरिजिन से निकल रहा है ये वाला। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, goes along x axis up to point 20 मीटर 0। इसका मतलब x axis पर भी मूव कर रहा है ना,
ओरिजिन से मूव किया अलोंग एक्स एक्सिस, गोज अलोंग एक्स एक्सिस अप टू द पॉइंट, ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का ओरिजिन यहाँ होगा x इक्वल्स टू 0। पार्टिकल यहां से निकला और इधर गया 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 गया, कहां गया, x इक्वल्स टू 20 मीटर और y की वैल्यू 0, मतलब x एक्सिस पर ही। एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन, उसी लाइन पर ये सीधा गया और फिर रिटर्न हुआ यहां से वापस, एंड रिटर्न्स ऑन द सेम लाइन अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट। ये इधर कहां पर -20 0, तो -20 0 यहां होगा क्या, -20 मीटर और 0 y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट तो 0 है, मतलब पार्टिकल यहां आया, बराबर है। यहां से निकला था पार्टिकल, ये पार्टिकल यहां से निकला ऐसा, यहां से टर्न लिया और वापस यहां आया है, ये यहां आया है। क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। डिस्टेंस इज टोटल पाथ ट्रेवल्ड, यहां से यहां गया 20 मीटर, वापस 20, वापस 20 मीटर, 20 प्लस 20 प्लस 20, टोटल पाथ ट्रेवल्ड 60 मीटर। दूसरा निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज, पार्टिकल यहां से निकला, पार्टिकल फाइनली यहां है, इनिशियल पोजीशन के लेफ्ट की तरफ है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले लो क्या, और कितनी दूरी पर, तो 20 मीटर नेगेटिव। आया, समझा, आगे बढ़े, याला करून द्या। A particle moves on a circular path of radius r. It completes one revolution in 40 सेकेंड। एक चक्कर को उसको 40 सेकेंड लग रहे हैं। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड। रफ में डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। ये पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। मान लेते हैं कि इस सर्कुलर पाथ के ऊपर वो चक्कर मार रहा है। सोचो 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 सोचो, जिसका रेडियस r है। ये पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड। इसको टोटल अगर मैं बोलूं कि यहां से निकलता है ए पॉइंट, ये इसका इनिशियल पोजीशन निकाल देंगे, तो इस तरफ अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये ऐसे एक चक्कर मारने के लिए उसको 40 सेकंड लग रहे हैं। 40 सेकंड में एक चक्कर हो रहा है। तो कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड मतलब टोटल कितने सेकंड, 120 प्लस 20 140, टोटल इसके पास है 140 सेकंड। एक चक्कर को कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड्स। 40 प्लस 40 प्लस 40 120, बराबर ना। अगर एक चक्कर को उसको 40 सेकंड लग रहे हैं तो आधे चक्कर को 20 सेकंड, आधे चक्कर को 20 सेकंड। तो 1 2 3, टोटल 3 चक्कर मारे 120 सेकंड, और फिर अगले 20 सेकंड में यहां आया क्या, बराबर ना। तो इसने टोटल कितने चक्कर मारे, 3.5। हम निकालेंगे डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, एक चक्कर में टोटल कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है, 2 पाई आर। एक चक्कर को 2 पाई आर, 2 चक्कर को 2 टाइम्स 2 पाई आर, 3 चक्कर को 3 टाइम्स 2 पाई आर प्लस ऑफ अगला आधा चक्कर भी तो हुआ है, आधा चक्कर मतलब पाई आर होगा क्या, 3 2 जा 6 पाई आर प्लस पाई आर 7 पाई आर। बाकी दूसरा क्या है, और कुछ तो दिया नहीं है, छोड़ दो। नहीं, मैं यूनिट ढूंढ रहा था,
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी, यहां से निकला 140 सेकंड बाद यहां है, क्या यही डिस्प्लेसमेंट है? कितना होगा ये? आया 2r, या फिर इसी को हम डायमीटर भी तो बोल सकते हैं, 2r। r के टर्म्स में दिया तो हमारा आंसर भी r के टर्म्स में ही रखोगे। आला कड़ा याला करून द्या। क्या हुआ? जूम करूं? जूम तो नहीं होगा अभी। जूम करूंगा तो चला जाएगा। इतना ही आएगा। करो करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन को पढ़ के समझो, समझ के डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो। यहाँ तो ऐसे दे के भी रखा है। नहीं पढ़ते आ रहा तिकड़ वो लास्ट वाले ते रीडेबल आहे का? दिसते का तिकडून? करो 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 करो, दिख रहा ना? मेरे को एक आंख से दिख रहा, तुमको दो सेकंड। हाँ भाई, क्वेश्चन पे आ जाओ। थ्री गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड, किसी सर्कुलर आइस ग्राउंड के ऊपर वो स्केटिंग कर रहे थे, जिसका रेडियस 200 मीटर है। स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, यहां से पॉइंट पी से स्टार्ट किया उन्होंने ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड एंड रीच ए पॉइंट क्यू डायमेट्रिकली अपोजिट टू पॉइंट पी। यहां पहुंचे, यहां से तीन लड़कियां हैं, ए बी सी नाम दे रखा है, यहां से स्टार्ट किया और यहां पहुंचा। ये इनका इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है। फॉलोइंग डिफरेंट पाथ्स, अलग अलग पाथ से, ये वाली लड़की इधर से गई, ये सीधी गई और ये इधर से गई। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच? हर एक का डिस्प्लेसमेंट कितना? हर एक का डिस्प्लेसमेंट सेम, हर एक का डिस्प्लेसमेंट सेम। तीनों यहीं से निकली थी, तीनों वही पहुंची। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही, क्या? तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम। उसके बाद फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केट? किस लड़की के लिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल है? किसके लिए? बी के लिए। स्ट्रेट लाइन का मोशन, स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर मोशन हो रहा है विदाउट चेंजिंग इन इट्स डायरेक्शन तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। समझा? हटा दो जे बात। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, ये आदत डालो क्वेश्चन को पढ़ के समझने की, समझ के डायग्राम ड्रॉ करने की। क्वेश्चन अगर समझ गया तुमको और तुमने उस हिसाब से डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो समझ लें कि आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। एक व्हील ऑफ रेडियस आर, चक्का है एक चक्का ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर है, इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड एट इट्स कॉन्टैक्ट पॉइंट इज पी। ये एक चक्का है, ग्राउंड के ऊपर प्लेस है, यहां पर कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट पॉइंट इज पी। इफ व्हील स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, वो
स्लिप नहीं हो रहा है, रोल कर रहा है. If the wheel starts rolling without slipping and completes half a revolution, और अगर आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P. कितना होगा? 2r. पक्का? पक्का? सोच लो. आधा चक्कर किया उसने, आधा चक्कर किया. यही था वो व्हील, यही था ना व्हील, ये वाला व्हील यहां था. सोच के देखो, जब ये रोल करके आगे जाएगा तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट P है वो एग्जैक्टली आधे चक्कर के बाद कहां होगा? सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर. तो ये होगा यहां पर, ये वाला यहां होगा पॉइंट P, बराबर ना? अच्छा, और ये जो यहां वाला पॉइंट है वो कहां गया होगा? यहां पर, ये वाला. यही होगा ना? तर मला सांगायचं, क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P. क्या P का डिस्प्लेसमेंट यही है? ये कितना डिस्प्लेसमेंट, ये कितना, इसकी लेंथ कितनी, यही है ना डिस्प्लेसमेंट? अब बोलो पाई यार. ये है डिस्प्लेसमेंट, इसकी लेंथ निकालनी है मुझे P, और इसका नाम दे रहा हूं P डैश. बराबर? निकलेगा क्या? निकालो निकालो. लगा दोगे, है ना? मुझे बताओगे ये वाला डिस्टेंस, ये इतना कितना है? यहां से यहां तक कितना है? 2r. तो ये हो गया 2r, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये 2r होगा. ये कितना होगा? पाई r. क्यों ऐसा? अरे सोच के देखो, यही चक्का इधर से ऐसे होके गया ना, मतलब ये इतनी जो लेंथ है वही तो ये लेंथ होगी. ये इतना ट्रैवल किया उसने, ये समझ में ना? अगर मैं ऐसे यहां से एक रस्सी, एक एंड ऐसे यहां पर रैप करूं और इस रस्सी को नीचे छोड़ू तो ये इतना ही लेंथ कवर करेगा ना. मतलब ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? पाई r. होगा क्या? मुझे निकालना है ये डिस्प्लेसमेंट. क्या डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, पाई r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर होगा, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या ही लिख लू, पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर होगा. r स्क्वायर कॉमन लेकर के बाहर लेकर के आ जाएंगे. r स्क्वायर बाहर आएगा तो ये मिलेगा अपने को r अंडर रूट ऑफ पाई का स्क्वायर और ये प्लस 4, पाई का स्क्वायर प्लस ऑफ 4. ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर, ये होगा डिस्प्लेसमेंट. अभी थोड़ा समझ के लो, बहुत सारे केसेस में जो पाई स्क्वायर की वैल्यू होगी, हाँ, जो पाई स्क्वायर असतो तो अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 10 असतो. करके देखोगे 3.14 इंटू 3.14 लगभग 10 होगा क्या? ये तो कहा, ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 4 14, मतलब r अंडर रूट ऑफ 14 भी लिखा जा सकता है इसको, है ना? तो फिलहाल के लिए इसको यहीं पे छोड़ दे, काफी सीख रहे हैं. समझा? यहां रुकेंगे अपन, कल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.